हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? सीए इंटर के सभी स्टूडेंट, सीए इंटर लॉ। आज हम करने जा रहे हैं लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50। और ये क्वेश्चन सभी के सभी हैं फेमा पे बेस्ड। फेमा जो कि एक नया चैप्टर है, जो कि मई 24 में पहली बार आ रहा है। ये क्वेश्चन मैं इसलिए करवाने जा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन को करने का स्टाइल आपको पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को करने का स्टाइल, क्योंकि हम अगर फेमा के क्वेश्चन हमें ना आते हुए, तो दिक्कत यह है कि पूरा फेमा पढ़ने के बावजूद, पूरी फेमा अच्छे तरीके से करने के बावजूद भी हम वहां पे ब्लंडर कराएंगे, कहीं ना कहीं कलाकारी दिखाएंगे। इसलिए क्वेश्चंस हमें बड़े ढंग से, प्रेजेंटेशन स्टाइल इनका बड़े ढंग से आना चाहिए। तो ये अगली 40-45 मिनट की जितनी भी क्लास होगी, जिसमें हम ये 10, 12, 15 जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो प्लीज इनको अपने दिल की रगों तक बसा लेना। ठीक है जी, चलिए एक एक क्वेश्चन में सुनते जाना कैसे कैसे प्रेजेंटेशन करनी है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है मिस्टर ए। अच्छा, ये जो मटेरियल आपके सामने नजर आ रहा है, ये मेरे टेलीग्राम पेज पे ऑलरेडी अपलोडेड है, बट फिर भी मैं इसको फिर भी आपकी जानकारी के लिए फिर भी इस डिस्क्रिप्शन लिंक में नीचे दे दूंगा। Mr. A had resided in India during the financial year 99-2000 for less than 183 days. He had come to India on April 1, 2000 for the purpose of employment. What would be his residential status during the financial year 2000-2001? Okay. मान के चलिए क्वेश्चन आया है 4 नंबर का या 5 नंबर का। सबसे पहला कर्तव्य आपका क्या बनता है? पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया की डेफिनेशन लिखिएगा। अब गलती हम क्या करते हैं, हम सेक्शन नहीं लिखते। भाई साहब, फेमा के 4-5 सेक्शन है मुश्किल से, टोटल 6 सेक्शन तक तो फेमा आपके सिलेबस में है। उसमें भी सेक्शन ना लिखो तो मजा नहीं आएगा। फेमा में सेक्शन, शेड्यूल और करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट की रूल्स का नंबर प्रॉपर याद रखना कंपलसरी है भाई, कंपलसरी है अगर फेमा में पूरे मार्क्स चाहते हो तो सेक्शन 2 क्लॉज वी फेमा में कहता है पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया क्या होता है। पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया क्या होता है, पूरी डेफिनेशन पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया की लिख दी, बट इंडिविजुअल पे सवाल है तो केवल इंडिविजुअल की डेफिनेशन लिखना। वो जो बॉडी कॉर्पोरेट ऑफिस ब्रांचेस वगैरह की बात की हुई है ना, वो करने की जरूरत नहीं है। केवल इंडिविजुअल की पूरी डेफिनेशन लिख देना, इंक्लूडिंग पैरा ए पैरा बी। ध्यान रखना, पैरा ए पैरा बी, पैरा ए पैरा बी। पैरा ए किसके लिए है, जो कि इंडिया के बाहर जा रहा है। पैरा बी किसके लिए है, जो कि इंडिया में आ रहा है। इन बातों का ध्यान रखना, कहीं उल्टा पुल्टा मत कर देना। ठीक है जी। अगर आप ये पोर्शन नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, बट लिख दिया तो भी अच्छी बात है। फिर आगे साथ में पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया लिखा और पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया ना लिखा तो कोई फायदा नहीं। सेक्शन 2 क्लॉज डब्ल्यू पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया की डेफिनेशन भी जरूर लिखोगे। लिख दिया आपने। उसके बाद अब आप बोलोगे जी गिवन केस में क्या हुआ है। गिवन केस में ए इंडिया में आया है फॉर द टेकिंग अप ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कब आया है, 1 अप्रैल 2000 को। अब हम क्या कहते हैं कि जैसे ही आप इंडिया में कदम रखोगे फॉर द स्पेसिफाइड पर्पस मींस एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, वोकेशन और एनी अदर पर्पस एज वुड इंडिकेट हिज इंटेंशन टू स्टे इन इंडिया फॉर एन अनसर्टेन पीरियड। जैसे ही आप इन पर्पस से इंडिया में आओगे, इंडिया में कदम रखते ही आप क्या बन जाओगे, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। क्या बन जाओगे जी, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। बोलो ना हाँ। तो फिर क्या मैं कह सकता हूं कि with effect from the 1st of April 2000 he would become a person resident in India as he come with the specific purpose of the employment, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट पर्पस से आया है। ठीक हो गई इतनी बात भी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। Mr. X resided in India during the financial year 99-2000 for less than 183 days. He had came to India on the 1st of April 2000 for the business. अच्छा, specified purpose से आया है। Intend to leave the business on 30 अप्रैल 2001 को and leave India on 30th June 2001. What would be his residential status during the financial year 2000, 2001 and 2001, 2002 up to the date of his departure? सबसे पहले अगेन 4 नंबर का क्वेश्चन है या 5 नंबर का क्वेश्चन है। पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, पूरी डेफिनेशन चिपका डाली। फिर उसके बाद लिख दो गिवन केस में क्या हुआ है। मिस्टर एक्स रिजाइड इन इंडिया करते थे 99-2000 के लिए एंड ही केम टू इंडिया ऑन 1 अप्रैल 2000 फॉर द बिजनेस पर्पस। बिजनेस पर्पस से आया है 1 अप्रैल 2000, तो यानी कि 1 अप्रैल 2000 से लेकर पूरा, यानी कि आपने 2000-2001 का स्टेटस बताना है, तो पूरा ईयर ही वुड बी अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। He would be a person resident in India। गलती से भी ये गलती मत कराना, PRI ऐसा मत लिखाना। हाँ, पहली बार अगर 3-4 बार आ रहा है सर, बार बार लिखते रहेंगे, पहली बार प्रॉपर लिखना पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया ब्रैकेट में PRII।
ठीक है। उसके बाद बेशक PRII यूज कर देना अगर शॉर्ट में यूज करना ही है तो, ठीक है, बट पहली बार प्रॉपर लिखना, उसके बाद आगे आइएगा। तो डेफिनेशन मेंशन कर दी, उसके बाद क्या मैं कह सकता हूं 2000 से लेकर 2001 तक वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है। अब उसके बाद वो इंडिया में कब तक रहा है, 30 जून 2001 से, क्योंकि आया तो बिजनेस पर्पस से था, यानी कि 2001-2002 में 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक ही वुड बी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। बट 2001-2002 में 30 जून के बाद जैसे ही वो बाहर चला गया, ही वुड बिकम अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, क्योंकि अब वो विदेशों में चला गया है, बसने के लिए चला गया है। एज वुड इंडिकेट हिज इंटेंशन टू स्टे आउटसाइड इंडिया फॉर एन अनसर्टेन पीरियड, स्पेसिफाइड पर्पस के लिए विदेशों में जा रहा है, तो ही वुड बी अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया आफ्टर 30 जून 2001। क्लियर हो गई इतनी बात। तो 2001-2002 में उसके स्टेटस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। अप टू 30th जून ही इज पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, however with effect from the 1st of July 2001 he would become a person resident outside India। इतनी बात क्लियर हो गई। चले up to the date of departure he is PRI, after departure he shall be PROI। और आगे बढ़ते हैं। Mr. Z had resided in India during the financial year 99-2000. He left India on 1st of August 2000 for United States for pursuing the higher studies for 3 years. What would be the residential status during the financial year 2000, 2001 and 2001-2002? देखो जी, अब स्पेसिफाइड पर्पस के लिए नहीं जा रहा, तो अब ये जो मोर देन 182 डेज की कंडीशन है ना, अब ये एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? आपको पहले बताना है 2000-2001 के लिए स्टेटस, तो पिछला फाइनेंशियल ईयर देखना है, मतलब 99-2000 में वो कौन था, इंडिया में ही रहता था, यानी कि मोर देन 182 डेज के लिए था। तो 2000-2001 में उसका स्टेटस क्या हो गया, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया हो गया। ठीक है जी। अब 2001-2002 उसका स्टेटस बताना है, तो पिछला फाइनेंशियल ईयर देखना है। ये सब मैं क्यों देख रहा हूं सर, जब बिजनेस पर्पस के लिए गया था तब तो मैंने ये नहीं देखा, मैंने तब इसलिए नहीं देखा क्योंकि वो बिजनेस पर्पस से जा रहा था, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट से जा रहा था, क्योंकि वो वोकेशन के लिए जा रहा था, तब मैंने ये चीजें नहीं देखी। बट अदर देन स्पेसिफाइड पर्पस से अगर आप बाहर गए तो मोर देन 182 डेज की कंडीशन पिछले साल की चेक होगी, ठीक है ना। अब 2001-2002 में देखना है, तो मुझे 2000-2001 का स्टेटस बताइए। 2000-2001 में वो 1 अगस्त 2000 को यूनाइटेड स्टेट में गया है। 1 अगस्त 2000 को अगर गया है तो इसका मतलब अप्रैल इंडिया, मई इंडिया, जून इंडिया, जुलाई इंडिया, यानी कि 182 डेज से कम का स्टेटस रहा। तो फिर 2001-2002 में क्या मैं कह सकता हूं कि वो लेस देन 182 डेज इंडिया में रहा, तो ही इज अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया फॉर द ईयर 2001-2002। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो पहले पूरी डेफिनेशन लिखी, PRI PROI, उसके बाद गिवन द फैक्ट्स, और फिर इसको कंक्लूड कर दिया। तो यानी कि वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया नहीं है, 2001-2002 में पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया वो नहीं है। लो जी, क्लियर हो गई इतनी बात भी, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। Toei is a Japanese company having a several business unit all over the world. It has a robotic unit with its headquarters in Mumbai and a branch in Singapore. The headquarters at Mumbai control the branch of the robotic unit. What would be the residential status of the robotic unit in the Mumbai and that of the Singapore branch? Toei is a Japanese company having a several business unit all over the world. इट हैज अ रोबोटिक यूनिट। अब ये तो मुझे पता लग गया कि सेक्शन 2 क्लॉज बी के ऊपर क्वेश्चन है और उसके नीचे वाले पार्ट II, III, IB के ऊपर क्वेश्चन है। तो पहले तो मैं पूरे का पूरा पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया की डेफिनेशन चिपका दूंगा, स्टिल मैं देखूंगा मार्क्स कितने हैं। अगर 3 मार्क्स का है तो मैं इंडिविजुअल वाला नहीं लिखूंगा, बाकी 3 पोर्शन लिखूंगा। बट अगर 5 या 6 मार्क्स पे क्वेश्चन है तो मैं पूरी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया की डेफिनेशन चिपका के आऊंगा। गेटिंग इट? चले, बट यहां पर खास बात यह है कि न केवल सेक्शन 2 क्लॉज बी बल्कि इसकी सब क्लॉजेस II, III, IB पे भी ध्यान देना है आपको। वो गलती मत कर देना, कंफ्यूजन मत कर देना। यहाँ पर यही काम करने वाला है फेमा का, बस और ध्यान रखना यहीं पे ही मार्क्स डिसाइड होगा कि किसको मार्क्स मिलने किसको नहीं मिलने। तो इसलिए अच्छे से काम करना, कोई उलझन मत क्रिएट कर देना, II को III को II बना दिया, ऐसी गलती मत कर देना। अच्छा, दूसरी बात, ये II, IB जब आप यूज करोगे तो इनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे नंबर प्लीज मत देना, या तो कोई नंबर नहीं देना। अगर आपको नहीं याद आ रहा II, IB नहीं याद आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, सेमीकोलन का यूज करके लिख देना उन्हें,
तीनों को सेमीकलन का यूज करके लिख देना चलेगा, मगर 1 2 3 आई डबल आई ट्रिपल आई ऐसे नंबर मत देना, डबल आई ट्रिपल आई आई वी को। बात समझ रहे हो? इंडिविजुअल के अलावा बाकी डबल आई ट्रिपल आई आई वी पे क्वेश्चन है, पूरे ढंग से लिखना, डबल आई ट्रिपल आई आई वी ढंग से लिखना। मार्किंग 1 2 3 नहीं चलेगी, आई डबल आई ट्रिपल आई नहीं चलेगी, नंबरिंग यही देना, समझ गए? सेक्शन 2 क्लॉज बी, डबल आई ट्रिपल आई आई वी, ऊपर सेक्शन 2 भी लिख दिया, नीचे ये लिख दी डेफिनेशन। अगर 3 नंबर पे है, 6 नंबर या 5 नंबर पे है तो पूरी डेफिनेशन चिपका के लिख के आ रही है, ठीक है? अब की कहानी तो आपको पता ही है, बाकी तो बहुत सिंपल है। वो टॉय जैपनीज कंपनी है, सेवरल यूनिट ऑल ओवर द वर्ल्ड है। जो टॉय इज अ जैपनीज कंपनीज है वो तो हो गई पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। फिर इट हैज अ रोबोटिक यूनिट, हाँ अच्छा, इट हैज अ रोबोटिक यूनिट विद इट्स हेडक्वार्टर इन मुंबई एंड अ ब्रांच इन सिंगापुर। ओके, तो यानी कि इसकी एक रोबोटिक यूनिट है जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में है, और ब्रांच है सिंगापुर में। जो हेडक्वार्टर एट मुंबई है वो सिंगापुर की यूनिट को भी कंट्रोल करता है। अच्छा, what would be the residential status of the robotic unit in Mumbai and that of the Singapore branch? उसने केवल 2 का ही आपसे पूछा है, मुंबई का और सिंगापुर का। क्या मुंबई ब्रांच पीआरआई है? यस, क्यों? क्योंकि भाई इंडिया के अंदर है, पीआरओआई की कोई ब्रांच इंडिया में है तो पीआरआई बन गया। फिर कोई ऐसी सिंगापुर ब्रांच, बेशक पीआरओआई, बेशक विदेशों में ब्रांच है, बट कंट्रोल किसके बाद की जाती है? पीआरआई के द्वारा। तो पीआरआई के द्वारा कंट्रोल की जाने वाली विदेशी ब्रांच भी क्या हो गई? पीआरआई हो गई, ठीक है? तो इसका मतलब अब आप रेफरेंस जरूर लिख के आओगे कंक्लूजन के अंदर कि किसकी वजह से ये पीआरआई बन रहे हैं, ट्रिपल आई की वजह से या आईवी की वजह से, ये जरूर लिख के आओगे। जैसे अगर मैं मुंबई ब्रांच की बात करूं तो मुंबई ब्रांच कहां पे फॉल कर रही है बताना? एनी ऑफिस ब्रांच और एजेंसी इन इंडिया ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो एज पर सेक्शन 2 क्लॉज बी सब क्लॉज ट्रिपल आई, मुंबई ब्रांच वुड बी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। फिर सिंगापुर ब्रांच कहां फॉल कर रही है? ये रही, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज बी सब क्लॉज आई वी, Singapore branch being controlled by the Mumbai branch shall be a person resident in India. ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, examine with reference to the provision of the Foreign Exchange Management Act the residential status of the following branches. NNM Limited, an Indian company having its registered office at Mumbai, India, establish a branch at New York, PRI, क्योंकि branch of a PRI, ठीक है? Next point, DDI Limited, a company incorporated and registered in London, establish a branch at the Kanpur. Kanpur branch का status क्या होगा? PRI. DDI Limited has a branch office at Singapore which is controlled by its Kanpur branch, PRI. ठीक हो गई इतनी बात, और आगे बढ़ते हैं। Examine whether the following branches can be considered as a person resident in India. ABC Limited, a company incorporated in India, establish a branch at London, PRI. XYZ, a foreign company, establish a branch at New Delhi. The branch at New Delhi control a branch at Colombo. तो न्यू दिल्ली भी PRI है और कोलंबो भी PRI है, ठीक है? आगे मिस लीजा, हाँ ये लीजा वाला क्वेश्चन जो है ना, एग्जामिनर इस पे खेल कर सकता है क्योंकि लीजा से एग्जामिनर को बड़ा प्यार है। सीए फाइनल के टाइम पे भी लीजा से बड़ी मोहब्बत थी एग्जामिनर को। चलो जी देखते हैं लीजा 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 क्या कहता है। लीजा, जी कहता है जी, मिस लीजा इज एन एयर होस्टेस विद द ब्रिटिश एयरवेज। शी फ्लाइज फॉर 12 days in a month and thereafter a break for 18 days. During the break, she is accommodated of the base, which is normally the city where the airways are headquartered. However, for security consideration, she was based at the Mumbai. During the financial year, she was accommodated at Mumbai for more than 182 days. What would be her residential status under the FEMA? Okay. During the financial year, she was accommodated at Mumbai for more than 182 days. अब देखो जी, मुंबई में क्योंकि more than 182 days रही हैं तो logically she should be a person resident in India. But दिक्कत ये है, एक होता है रुकना और एक होता है रहना। रुकना और रहना, रहना मतलब दिल से रहे हो, रुकना मतलब मजबूरी में रुकना पड़ा है। अब ये रुक रही हैं या रह रही हैं इंडिया में? रुक रही हैं।
दिल से नहीं रुक रही, मजबूरी में सिक्योरिटी रीजन से रुक रही हैं। तो लॉ कहता है कि इन्होंने स्टे किया है, स्टे। मुझे स्टे से मतलब नहीं है, रुकने से मतलब नहीं है, मुझे रिजाइड्स करने से मतलब रहने से मतलब है। काश ये रहती मोर देन 182 डेज तो मैं इन्हें कहता PRI, बट ये रुक रही हैं, स्टे कर रही हैं फॉर सिक्योरिटी रीजन, तो इसलिए बेशक मोर देन 182 डेज इंडिया में रही हैं, बट स्टिल शी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। ये आंसर लिखा हुआ है। अब अगर 2 नंबर 3 नंबर पे आ जाए तो खाली इतना कंटेंट लिखना, और अगर ज्यादा आ जाए तो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया की डेफिनेशन लिख देना, इंडिविजुअल पोर्शन। समझ गए? चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। Mr. Ram, citizen of India, left India for the employment in USA on the 1st June 2002. Employment 1st June 2002, यानी कि 1 जून 2002 से he would become a person resident outside India. Mr. Ram purchased a flat at New Delhi for 15 lakh in September 2003. PROI ने इंडिया में फ्लैट खरीदा है। दिमाग चलाते चलो। His brother Mr. Gopal, employed in New Delhi, also purchased a flat in same building. मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि गोपाल तो न्यू दिल्ली का रहने वाला है, PRI है, वो इंडिया में फ्लैट खरीद रहा है, मुझे क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। Mr. Gopal's flat was financed by a loan from a housing finance company and loan was guaranteed by Mr. Ram. Oh, contingent liability of the PROI. Contingent liability PROI की बढ़ गई, तो एक तो PROI की एसेट बढ़ गई, दूसरा उसकी कंटिंजेंट लायबिलिटी बढ़ गई। नेक्स्ट, examine with reference to the provision of the Foreign Exchange Management Act whether purchase of flat and the guarantee by Mr. Ram are capital account transaction. ये जब क्वेश्चन CA फाइनल को आया था ना, तो CA फाइनल को भी उसने बहुत छकाया था। बच्चे सो सिंपल आंसर लिख के आते हैं कि ओ माय गॉड, इट इज सो पपलू क्वेश्चन, क्या कहूं मैं। ये लो जी, सेक्शन 2 क्लॉज E की डेफिनेशन का रेफरेंस दिया, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन एक्सप्लेन की, और उसके बाद कह दिया कि ओहो सो सिंपल, वो जो उसने इंडिया में परचेज किया फ्लैट, वो उसकी एसेट को बढ़ा रहा है, 10 कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। बिल्कुल ठीक कहा। फिर दूसरे वाले पे कमेंट जी, कंटिंजेंट लायबिलिटी तो कवर नहीं होती, क्यों? क्योंकि जो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है उसकी कंटिंजेंट लायबिलिटी इन इंडिया कवर नहीं है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में कंटिंजेंट लायबिलिटी लिखा है, बट PRI के लिए लिखा है कि PRI की अगर आउटसाइड इंडिया कंटिंजेंट लायबिलिटी चेंज होती है, इंक्रीज होती है, तो वो भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कहलाएगा। बट यही बात पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया के लिए नहीं लिखी। तो फिर लॉजिकली देखा जाए तो एक कैट है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन एक हुई है, दूसरी नहीं हुई। बट हैंग ऑन, अगर आपको याद हो तो आपने कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कुछ रूल्स और शेड्यूल्स किए हैं। उन्हीं शेड्यूल में शेड्यूल 1 था कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में कि वो कैट जो कि अलाउ हैं पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया को। फिर शेड्यूल 2 में आता है वो कैट जो कि अलाउ हैं पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया को। जब आप शेड्यूल 2 ऑफ द कैट पढ़ते हो तो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया को कुछ चीजें अलाउ हैं, और उसी के अंदर एक चीज अलाउ है, क्या? गारंटी से रिलेटेड। यानी कि पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया क्या इंडिया में गारंटी दे सकता है? हाँ, ये परमिसिबल कैट माना गया है इसे, परमिसिबल कैट। तो यानी कि ये भी कैट है। हाँ, बेशक सेक्शन 2 क्लॉज E में नहीं आ रहा, बट शेड्यूल 2 में ऑफ द कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस पेमा रेगुलेशन के अंदर कैट बन रहा है ये। यस, तो बात दिमाग में रखना, पहला जो एसेट परचेज हुई है इंडिया में, जो एसेट परचेज हुई है वो कैट है, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज E की डेफिनेशन में ही फॉल हो गया। बट जो दूसरा गारंटी वाला ट्रांजैक्शंस है वो कैट कैसे है? ड्यू टू शेड्यूल 2 ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट कैपिटल परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन रेगुलेशन 2000 के अनुसार। तो यानी कि दोनों कैट हैं। यस, समझ गए? तो इसका रेफरेंस जरूर लिख के आना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 45A. Mr. Milap had resided in India for 182 days during the financial year 1920. Sorry, he went to UK on the 1st of April 2020 and returned to India on 1st July 21 as an employment contract in India for a year. She went to UK किस लिए गई थी? And returned to India on 1st July 21 as an employment contract in India for a year. अच्छा, she had completed her contract and immediately left India. Under the section 2 clause B of the FEMA, determine the residential status of Milap for the financial year 2020-2021. 2020-2021 के लिए भाई साहब ये 1 अप्रैल 2020 को गई है,
यहां पर मुझे एक अजम्पशन लगानी पड़ेगी कि ये स्पेसिफाइड पर्पस से गई हैं, लग तो वही रहा है। जैसे ही स्पेसिफाइड पर्पस से गई हैं तो मैं कह सकता हूं कि विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, with effect from 2020, same concept लगाओ, she would be a person resident person resident outside India, person resident outside India with effect from 1st of April 2020, assuming that she has gone for a specified purpose। ठीक है जी। बट फिर उसके बाद वो 2021 में एम्प्लॉयमेंट के सिलसिले में इंडिया में आई है। ठीक है, तो विद इफेक्ट फ्रॉम द 1st of July 2021 she would be a person resident in India with effect from 1st of July 21, ध्यान रखना, she would be a person resident in India। तो ये इसके दोनों साल का स्टेटस है। अच्छा, इसके आंसर में ना थोड़ा सा इशू रह गया मुझे लग रहा है। एक्चुअल में ये जो स्टेटस है ना कि जैसे ही इंडिया के बाहर इन पर्पस के लिए जाओगे, जैसे ही इंडिया में इन पर्पस के लिए आओगे तो फिर 182 डेज की कंडीशन नहीं देखेंगे। ये सीए इंस्टीट्यूट ने अभी रिसेंटली अपना व्यू बनाया है, पहले ऐसा व्यू नहीं था। पहले कुछ और व्यू सीए इंस्टीट्यूट का चलता था, 20-25 साल से कुछ और चला जा रहा था। अचानक सीए इंस्टीट्यूट को ध्यान आया, चलो व्यू चेंज करते हैं, और एवरीथिंग चेंज, तो सारे आंसर चेंज हो गए। अब ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं सीए फाइनल में मेरी जो बुक थी उसमें से उठाया है, बट इसका आंसर शायद पुराने तरीके से ही लिखा हुआ है, बट आपने नए तरीके वाला ही लिखना है। जैसे ही इंडिया के बाहर गई 1 अप्रैल 2020, शी वुड बिकम अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। इंडिया में एम्प्लॉयमेंट के लिए आई 1 जुलाई 2021, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 21 शी वुड बिकम अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। समझ गए? पहले पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया की डेफिनेशन लिखो, फिर पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया की डेफिनेशन लिखो, और फिर ये कंक्लूड करके आओ। बोलो ना हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। हाँ, ये वो क्वेश्चन है जहां पर आने के बावजूद भी बच्चे मिस्टेक करेंगे। एक्चुअल में एक बात कहूं तो मैं आज ये क्लास इसलिए लेने आया हूं क्योंकि मुझे ये इन क्वेश्चंस को करना सिखाना है, इसी के लिए मैं ये क्लास लेने आया हूं। आप में से शायद कई बच्चे तो कह रहे होंगे कि भाई पोपली क्वेश्चन तो हमारे सॉल्व हो गए, अब तो क्या मजे लेने आया है। मैं इसलिए आया हूं ताकि आज आपको ये बता सकूं कि फेमा के क्वेश्चन में यहां मिस्टेक करने वाले हो आप। क्या? Mr. F, an Indian national desire to obtain the foreign exchange for the following purposes. Payment of US dollar 10,000 as commission on the export under rupee state credit route schedule 1 of the Q Act. Prohibited है। $30,000 for a business trip to the UK सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए, शेड्यूल नंबर 2 Q Act. Remittance of US dollar 2 lakh for the payment as a prize money to the winning team in the hockey tournament to be held in the Australia, schedule number 2, permission of the central government, schedule number 2. Advise him if he can get the foreign exchange and under what condition. It is so simple। 3 नंबर का क्वेश्चन है, मैंने पेल दिया, तीनों के आते हैं मुझे आंसर, आते तो हैं। लिखने का स्टाइल क्या है? तो लिखने का स्टाइल वो यहां बताया हुआ है। क्यू एक्ट न केवल डेफिनेशन में सेक्शन 2 में दिया गया है, बल्कि क्यू एक्ट सेक्शन 5 के अंदर भी दिया गया है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। और सेक्शन 5 के अंदर कहा है कि क्यू एक्ट के अंदर कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए रूल्स भी हैं। बाय वर्च्यू ऑफ पावर गिवन अंडर सेक्शन 5, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज फ्रेम्ड द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस रूल्स 2000। और ये जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस रूल्स 2000 हैं, इसके अंतर्गत 3 शेड्यूल दिए गए हैं, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। शेड्यूल 1 के अंदर ये बताता है, ऑफ द रूल कंटेन्स ट्रांजैक्शन फॉर विच द ड्रॉल ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज इज प्रोहिबिटेड। शेड्यूल 2 कंटेन द ट्रांजैक्शन फॉर विच द ड्रॉल ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिक्वायर द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल, and schedule 3 contains the transaction for which the drawal of the foreign exchange require the prior approval of Reserve Bank of India। लो जी, ये आपने पूरे का पूरा पैरा चिपका के आना है। जब भी इस पे आधारित क्वेश्चन आए, मैं कह रहा हूं चिपका के आना फुर्सत के पलों में, रुकना ही मत। जब भी क्यू एक्ट की ट्रांजैक्शन पे आधारित क्वेश्चन आ जाए, फुर्सत के पलों में चिपका के आना, रुकना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है जी। अब आपने कहना है बेस्ड ऑन द अबव प्रोविजन वी में कंक्लूड एज फॉलो। हर एक ट्रांजैक्शन को पकड़ते जाओ और बताते जाओ कि वो कहां पे फॉल कर रहा है। पहली ट्रांजैक्शन कहां पे फॉल कर रही है? इन रिस्पेक्ट ऑफ आइटम नंबर 1 लिखा उसका नाम कि क्या था, ये प्रोहिबिटेड है,
कहां पर? एज पर फर्स्ट शेड्यूल टू द फॉरेन एक्सचेंज करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल। सेकंड ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिटेड है या अलाउड है बताना है। सिमिलरली बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही, इज अलाउड सब्जेक्ट टू द प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ओहो एक मिनट रुकना, मैंने कहा आरबीआई कहां लिख दिया? अच्छा शेड्यूल 3 में लिखा ना, हाँ ठीक है। दूसरी ट्रांजैक्शन भी सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल से अलाउ है, तीसरी ट्रांजैक्शन भी सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल से अलाउ है। मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया यार, एक मिनट रुकना। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या थी? बिजनेस ट्रिप थी। अरे यार मैं कल्चरल ट्रिप ले गया उसे। कल्चरल ट्रिप के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए, बिजनेस ट्रिप के लिए तो $2.5 लाख तक है शेड्यूल 3 में। ठीक है चलिए समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंटेशन ध्यान रखना, अगेन बिल्कुल सेम प्रेजेंटेशन ध्यान रखना। रेमिटेंस $50,000 50,000 आउट ऑफ विनिंग ऑन द लॉटरी टिकट शेड्यूल 1 प्रोहिबिटेड। $1 1 लाख फॉर सेंडिंग अ कल्चरल ट्रिप, ये कल्चरल ट्रिप शेड्यूल 2 सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल। $50,000 50,000 फॉर मीटिंग द एक्सपेंसेस ऑफ हिज बिजनेस टूर टू द यूरोप शेड्यूल 3 आरबीआई की अप्रूवल। समझ गए? प्रेजेंटेशन मेन मार्क्स प्रेजेंटेशन के हैं, सारी गेम प्रेजेंटेशन की है। और आगे बढ़ते हैं 46B, Mr. Basu desired to draw the foreign exchange for the following purpose। Again QAT के आधारित क्वेश्चन है, सॉल्व कर लोगे कोई दिक्कत नहीं। आगे फिर आता है, अब आ गया कैट के ऊपर आधारित क्वेश्चन। लो जी कैट, examine whether the following transaction are permissible or not under the above act as per the capital account transaction। investment by a person resident in India in the foreign security। हाँ जी, क्या पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया फॉरेन सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर सकता है? शेड्यूल 1 ऑफ द कैट अलाउ है। फिर उसके बाद फॉरेन करेंसी लोन रेज्ड इन इंडिया एंड अब्रॉड बाय पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया अलाउड है? यस अलाउड है, शेड्यूल 1 ऑफ द कैट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड होल्डिंग ऑफ द करेंसी ऑब्लिक करेंसी नोट अलाउड है? यस अलाउड है। फिर ट्रेडिंग इन द ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट प्रोहिबिटेड है, शेड्यूल 3। इन्वेस्टमेंट इन अ निधि कंपनी प्रोहिबिटेड है, शेड्यूल 3। तो यानी कि सारे शेड्यूल यूज हो रहे हैं बिल्कुल। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का मतलब लिख के आओ। फिर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का मतलब लिखने के बाद उसके बाद ये लिखो जी, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन रेगुलेशन 2000 बनाई है। द प्रोविजन ऑफ दीज रेगुलेशन आर एज अंडर। 3 कैटेगरी ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। पहला परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन ऑफ द पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, शेड्यूल 1 है, शेड्यूल 1। आगे देखो जी, अगर आपको ये वाला पैरा ध्यान है तो अच्छी बात है, नहीं ध्यान तो छोड़ देना, कोई दिक्कत। वैसे तो ध्यान होगा मगर अगर लेंथ देख लेना, और अगर ऐसी 4-5 ट्रांजैक्शन वाला आता है ना तो ये ए और बी लिखने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है ए और बी को लिखने की, वहां हर जगह चिपका के आने की जरूरत नहीं है। केवल फर्स्ट लिखो, उसके बाद सेकंड लिखो, परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन ऑफ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, शेड्यूल 2। सिमिलरली प्रोहिबिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, शेड्यूल 3 लिख दिया बस। अब बेस्ड ऑन द अबव वी कैन कंक्लूड एज फॉलो। कहां कहां पे अलाउ है, एक एक ट्रांजैक्शन को लिखते जाना, ठीक है। आगे कहता है जी, Mr. Ashok, a citizen of India, has been working in company in Chicago, USA since the last 8 years and had been settled there with his family. ठीक है। However, the said company opened its branch in India last year and Ashok has been deputed there for a duration of 26 months from 25th of April 2020. Concept याद आया होगा, person resident but not permanently resident in India। ठीक है। आगे ये कितना भेज सकता है, कहां का सिटीजन है, इंडिया का, डेपुटेशन पे है तो नेट सैलरी तक भेज सकता है अपना। आगे बढ़ते हैं। He remitted an amount of $280,000 on 20th December 2021 to his family in USA. The detail of the salary earned by him 3,50,000 थी। नेट सैलरी तक भेज सकते हो। नेट सैलरी कितनी है? 3,50,000 माइनस 40,000 माइनस 40,000, क्योंकि हम TDS काटने के बाद प्रोविडेंट फंड काटने के बाद देखते हैं तो कितना हुआ, 2,80,000 गए, 2,70,000 आप रेमिट कर सकते थे। आपने रेमिट कितना किया, 2,80,000, $10,000 का आपने नॉन कंप्लायंस किया है, $10,000 आपने ज्यादा रेमिट कर दिया है, 10 द एक्सेस अमाउंट रेमिटेड बाय हिम। तो सवाल उठा सर अब इसका क्या होगा, वैसे तो पेनल्टी है, $30,000 की पेनल्टी है सेक्शन 13 के अंदर, बट सेक्शन 13 आपके सिलेबस में नहीं है तो मौज करो।
ठीक है। नेक्स्ट, तो आपने बस इतना लिखना है, एक्सेस अमाउंट रेमिटेड बाय हिम इज $10,000, दैट्स इट, कोई पेनल्टी की चर्चा नहीं करनी। Question number 48, state whether there are any restriction in respect of the following transaction: drawal of the foreign exchange for the payment due on account of the amortization of the loan in the ordinary course of the business। देखो जी, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 दोनों कोट करने हैं। अगर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 और 2 ध्यान है, दोनों लिख के आने हैं, खासकर सेक्शन 6 सबसेक्शन 2। सबसेक्शन याद नहीं है, सेक्शन याद है, सेक्शन 6 के रूप में कोट कर देना, ठीक है। कोट करने के बाद उसका जो प्रोवाइजो है कि आरबीआई किसी भी हालत में रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा दो ट्रांजैक्शन पे। पहला, ड्रॉल ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज फॉर द अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन, और दूसरा बोलो डेप्रिसिएशन ऑफ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इन दोनों पे रोक नहीं होगी। पूरा कॉन्सेप्ट लिख दिया, गिवन केस कंक्लूड करके आना है, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं। 49, examine with reference to the provision of the Foreign Exchange Management Act the residential status of the branches mentioned below। वही ब्रांचेस वाला क्वेश्चन आ गया, सॉल्व हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, टी राघव has secured admission in the reputed and recognized university in Germany for the study of the higher and technical education outside India। After arrival in Germany, he has gone ill and want medical treatment facility in the reputed German hospital। He desired to apply to the government of India for availing the additional remittance beyond the limit approved for the foreign exchange earning facility। मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, हॉस्पिटल से दिलवा दे। शेड्यूल 3 में लिखा है क्यू एट के। He has already enjoyed the permitted facility of the foreign exchange for the study abroad for the said financial year। कोई दिक्कत नहीं, चिंता मत कर। Decide the following as to fact given in the question as per the provision of the Foreign Exchange Management Act। As an individual, to what extent Mr. T. Raghava may avail the foreign exchange facility for higher and technical study in Germany, $250,000। ठीक है ना, शेड्यूल 3। फिर पहले पूरा लिखना है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का जैसे लिखा था, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। फिर शेड्यूल 3 के बारे में लिखना है, कैन इंडिविजुअल कैन अवेल ऑफ द फैसिलिटी अप टू $250,000 पर फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, आगे, कैन मिस्टर टी राघव अवेल द फैसिलिटी ऑफ एडिशनल रेमिटेंस इन द फॉरेन एक्सचेंज बियॉन्ड द लिमिट फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट। यस, अगर मेडिकल हॉस्पिटल से अगर इसे वो मिल जाता है, एस्टिमेट मिल जाता है, तो वो बिना आरबीआई अप्रूवल के क्या वो $250,000 से ऊपर भी खर्चा कर सकता है? कर सकता है। बस यही कॉन्सेप्ट लिख के आना, और क्या, सिंपल। Question number 50A. Mrs. Chandra, resident outside India, is likely to inherit from her father some immovable property in India। Are there any restriction under the provision of the Foreign Exchange Management Act in acquiring or holding such property? देखो, हो सके तो ये क्वेश्चन आए ना तो सेक्शन 4 का रेफरेंस पहले देना। सेक्शन 4 कहता है, किसकी बात हो रही है? चंद्रा रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। ओहो, सेक्शन 4 का रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है। उल्टा होता तो सेक्शन 4 का रेफरेंस जरूर देते, बट ये उल्टा नहीं है, तो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया की बात हुई है ना। क्या पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया कोई प्रॉपर्टी इन इंडिया में इनहेरिट कर सकता है? हाँ। ये बात कहां लिखी हुई है? सेक्शन 6 सबसेक्शन 5 में लिखी गई है, याद है? सेक्शन 6 सबसेक्शन 5, उसका रेफरेंस दे के आना है। तो अकॉर्डिंगली शी कैन, नो इशू। और अगर यही पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया की बात हो रही होती कि पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया क्या विदेशों में प्रॉपर्टी हेल्ड कर सकता है, तो पहले हम सेक्शन 4 लिखते हैं कि जी सेक्शन 4 तो मना कर रहा है, बट सेक्शन 4 की लाइन भी लिखते, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट और द रूल और रेगुलेशन मेड देयर अंडर। फिर सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 का रेफरेंस लिख के आते हैं। समझ गए? तो ये आपका फेमा था। और देखो, मेरे को काफी टाइम से अभी बीच में रिवीजन क्लासेस नहीं हो पाई, बच्चे भी चिंता में हैं कि कहाँ गई रिवीजन क्लासेस। एक्चुअल मुझे वायरल फीवर हो गया था, जिस वजह से मैं 10-15 दिन तक बेड पे आराम फरमा रहा था। खैर, अब मैं वापस आ गया हूँ, और थोड़ा सा 2-4 और दिन लगेंगे सब कुछ सेटल करने में, बट सारी रिवीजन डोंट वरी जल्दी से खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो अब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको, मेरा एस्टिमेशन ये है कि 15 तारीख तक मिल जाएंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।